Hello everyone, welcome to your own channel Study Hashtag Classwise, and I'm your friend Ziba. So here from today we are going to start our new series. So this is class 8 and the chapter and the subject is English. Chapter number 1st, When I Failed. Basically ये अब्दुल कलाम जी की एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी है, जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। बेसिकली हम लोग इसके एक एक मीनिंग को समझते हुए चलेंगे, कौन सा टेंस इसमें यूज किया हुआ है, कौन से सिमिलर्स में यूज की हुई है, मेटाफोर यूज किया हुआ है। सो बेसिकली इसको हम लोग वन बाय वन देखते हुए चलेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। बट यहाँ पर 8th क्लास में इस लेसन को देने का, व्हेन आई फेल्ड, इस चैप्टर को देने का मतलब क्या है, उसका बेसिक मतलब हर करिकुलम का चैप्टर वाइज, एज वाइज जो चैप्टर्स है वो एज वाइज डिवाइडेड रहते हैं कि जो स्टूडेंट जिस एज का है उसको उस एज के चैप्टर्स बेसिकली दिए जाते हैं ताकि वो मोटिवेट हो। तो यहाँ पे जो अब्दुल कलाम जी हैं, उनकी स्टोरी, उनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में फेलियरनेस को देखा, देन हायर सक्सेस को देखा, किस तरीके से उनकी लाइफ में, मतलब कि कोई भी जो पर्सन है वो डायरेक्टली किसी भी किसी भी हाईएस्ट अचीवमेंट को अचीव नहीं कर सकता है। बेसिकली उसको कभी ना कभी अपने लाइफ का वो बिटरनेस या फेलियर बिटरनेस को टेस्ट करना ही पड़ता है, फेलियर बिटर पिल को टेस्ट करना ही पड़ता है, तभी वो उस ऊंचाई में पहुंचता है। सो बेसिकली आज का जो चैप्टर है हमारा वो इसी बेस पर है। इसका जो बेस है मेन वो यही है कि हमें किस तरीके से कोशिश करना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम लोग को जो सक्सेस है वो मिलती है। इसलिए कंटिन्यू मेहनत करते रहो, तभी आपको जो उसका फल है, जो उसका रिजल्ट है वो एग्जैक्ट मिलेगा। सो व्हेन आई फेल। अच्छा स्टूडेंट्स, आई वांट टू गिव यू वन टास्क दैट आप जस्ट हैंड से लिखते हैं। सपोज इफ यू आर लेफ्ट हैंडी, इफ यू आर राइट हैंडी, सो आप लोगों को जिस हैबिचुअल हैंड से लिखने की हैबिट है या फिर आप जिस हैंड से लिखने के हैबिचुअल है, तो आप उसके अपोजिट हैंड से लिखना शुरू करें। सपोज आई एम अ लेफ्ट हैंडी, तो मुझे एक टास्क दिया जाएगा कि मैं राइट हैंड से लिखूं, तो मुझे ये देखना है कि मैं वो टास्क कितने अच्छे से कंप्लीट कर सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पर अगर जो हम लोग ये लेसन पढ़ रहे हैं व्हेन आई फेल्ड, जब मैं फेल हुआ करता था या फिर मैं अपनी लाइफ की जो फेलियरनेस बता रहा हूँ, तो यहाँ पर भी हम लोगों को खुद को एक छोटे छोटे टास्क देना चाहिए जिससे हम खुद भी अपने आप में ग्रो कर सके। तो ये एक टास्क है आप लोगों के लिए कि आप जिस भी हैंड के हैबिचुअल हो आप उसके अपोजिट हैंड से लिखेंगे, देन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ बेसिकली मैंने मीनिंग लिखी हुई है, जैसे जैसे ये मीनिंग बुक में आती जाएगी आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, एंड सेकेंड चीज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मीनिंग एंड डिटेल ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, सो वहां से जाके आप लोग नोट डाउन करिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो व्हेन आई फेल्ड, रीड हाउ अब्दुल कलाम। ओके स्टूडेंट्स, as you can see your book on your screen, so you see carefully. Okay, read how Abdul Kalam faced unexpected obstacles and failure in his life, which helped him realize his inner potential and moved on with courage to achieve new goals. मतलब कि इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो अब्दुल कलाम जी के लाइफ में कैसे अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल्स मतलब कि बाधाएं, रुकावटें आई और कैसे उन्होंने सभी चीजों का, उस फेलियरनेस का, उस ऑब्स्टिकल्स का सामना किया अपने लाइफ में, और ये फेलियरनेस उनको एक ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट के लिए किस तरीके से सहायक बनी, हेल्पफुल बनी, उसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। सो इन माई लाइफ which has been long and eventful, I have seen great heights to success. जैसे कि जो मेरी लाइफ है, अब्दुल कलाम, दिस इज द ऑटोबायोग्राफी। सो अब्दुल कलाम जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे कि जो मेरी लाइफ लंबी और इवेंटफुल रही है, तो मैंने इसमें बहुत सारी ग्रेट हाईएस्ट सक्सेस मतलब कि सक्सेस को देखा है। I have been part of ventures that have contributed to the growth of our nation in the field of science and technology. वेंचर मीन्स डेयरिंग अंडरटेकिंग, मतलब कि कोई भी ऐसा वर्क जो आपके अंडर में करना हो, यानी कि कोई भी ऐसा डेयरिंग वाला वर्क जो आपके अंडर में करना हो। मतलब कि अब्दुल कलाम जी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि मैंने ऐसे काफी सारे वर्क किया है जो मेरे अंडर में थे, यानी कि जिसको मैंने हैंडल किया है खुद अकेले रह के, जो काफी रिस्की भी थे। ठीक है, किस फील्ड में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। आई हैव ऑल्सो हैड द प्रिविलेज ऑफ ऑक्यूपाइंग द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री, और मैंने काफी अच्छे प्रिविलेज मतलब कि अपने नेशन के लिए बहुत से
अपना योगदान भी दिया है, अपना प्रिविलेज भी दिया है अपनी कंट्री के लिए. देयर आर मेनी अचीवमेंट्स टू लुक बैक अपॉन, सम ऑफ my own doing, and somewhere I had the privilege to be a part of teams which were immensely talented. First, second meaning यहाँ पे आ गई. Second vocabulary, look back upon, think about something that happened in past. Look back upon, look back upon to मतलब जब हम कुछ भी अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, सोचते हुए बोलते हैं, तब हम इसको लुक बैक अपॉन का यूज करते हैं. इसका मीनिंग क्या होता है? थिंक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन पास्ट. कुछ ऐसा सोचना जो हमारे पास्ट में हुआ होता है. यहाँ पर भी अब्दुल कलाम जी क्या बोल रहे हैं? देयर आर मेनी अचीवमेंट लुक बैक अपॉन. अगर मैं अपने बैक में देखूं, अपने पीछे देखूं, तो मैंने काफी सारी अचीवमेंट प्राप्त की है जो मेरी कुछ जो ऐसी है जो मेरी खुद की मेहनत है, जो मेरी खुद की अचीवमेंट है, और कुछ इनमें से मेरी टीम की, मेरे जो टीम मतलब जो टीम वर्क जो होता था, तो वो मेरी टीम का टैलेंट होता था जो कंटिन्यू सस्टेन अपना हार्डवर्क करती रहती थी. तो मुझे प्रोग्रेस करवाने में, मुझे अचीव करवाने में एक तो मेरा खुद का भी हाथ है और दूसरा मेरी टीम का भी हाथ है. Yet I firmly believe that unless one has tasted the bitter pill of failure, हाँ, मैं फर्मली विश्वास करता हूँ. यट आई फर्मली मतलब कि अच्छी तरीके से, हाँ, मैं अच्छी तरीके से इस बात पर विश्वास करता हूँ कि हर इंसान को अपनी लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो उसको बिटर पिल मतलब कि कड़वाहट को टेस्ट करना पड़ता है, उसको फेस हमेशा करना पड़ता है. वन कैन नॉट aspire that means direct one's hope or ambitions toward achieving something. यानी कि एस्पायर मतलब कि डायरेक्टली किसी भी चीज को पाने की उम्मीद करना बिना किसी मेहनत के, उसको एस्पायर बोलते हैं. तो यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑन पेपर, ऑन वन कैन नॉट एस्पायर इनफ फॉर सक्सेस, मतलब कि किसी भी पर्सन को डायरेक्टली जो सक्सेस है वो नहीं मिल सकती है. I have seen both sides of the coin and have learned life's toughest lesson when I have started into the pit of despair. I will explain what is the pit of despair. I have seen both side of coin. मैंने अपने लाइफ में कॉइन के दोनों साइड देखे, हेड एंड टेल. लोग बोलते हैं ना हमारी लाइफ के दोनों ही कॉइन है, अच्छा और बुरा, दोनों ही परिस्थितियां हमारे लाइफ में आती हैं. तो यहाँ पर भी अब्दुल कलाम जी वही बोल रहे हैं कि आई हैव सीन बोथ साइड ऑफ माई लाइफ, मतलब कि मैंने अपनी लाइफ के दोनों ही पहलू देखे हैं, अच्छे दिन और बुरे दिन और अच्छे दिन. जब मैंने बुरे दिन में मेहनत किया तब मैं अच्छे दिन में आज यहाँ पर पहुंचा हूं. ठीक है. I have started into the pit of despair. Pit of despair मतलब कि despair मतलब कि pit of despair, a loss of hope, अपनी उम्मीदों को completely लॉस कर देना, अपनी उम्मीदों को completely खो देना. तो मैंने वो दिन भी देखा हूं, या मैंने उस दिन से भी शुरुआत की है जहां पर मैंने अपनी लाइफ की या फिर अपनी जिंदगी की पूरी होप को क्या कर दिया था, खो दिया था, लॉस कर दिया था. The lesson are worth recounting and remembering as they have helped me work my way through many difficult situations. But इस फेलियरनेस ने, इस बिटरनेस ने और उस टफेस्ट लाइफ ने मुझे ये सिखाया कि किस तरीके से मैं अपने लाइफ के अचीवमेंट को अचीव कर सकता हूं और बुरे से बुरे वक्त में डट के खड़ा रह सकता हूं. ये अब्दुल कलाम जी बोल रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो लर्न विद दिस लेसन कि ये लेसन एक्चुअली में आप लोगों को क्यों दिया गया है, क्योंकि हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है. अब आप स्टूडेंट्स हो तो आपके लाइफ में स्टडी को लेके ये सिचुएशन आती है कि कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है, सपोज मैथ्स टफ लग रही है, इंग्लिश टफ लग रही है, तो डेली उसका लर्न कीजिए, उसको रिमेम्बरिंग कीजिए, उस पर ट्राई करते रहिए, देन डेफिनेटली यू विल फिनिश बेटर. फ्रॉम माई लाइफ हैपेंड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ एरोनॉटिक्स एट मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. वन ऑफ द अर्लीस्ट एपिसोड, जो मेरे लाइफ का एक अर्लीस्ट एपिसोड रहा है वो क्या रहा है, जब मैं स्टूडेंट था. कहां पर? MIT में एरोनॉटिक्स का. एरोनॉटिक्स मतलब कि द साइंस एरोनॉटिक्स, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, या फिर एक साइंस एंड स्टूडेंट्स होना. ठीक है. अ साइंस स्टूडेंट्स, द साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग और फ्लाइंग एयरक्राफ्ट. एरोनॉटिक्स मतलब कि जो एयरक्राफ्ट रहते हैं, जो या फिर साइंस के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन लोगों के लिए, मतलब कि जो हवा में उड़ने वाली जो चीजें बनाते हैं उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे एरोनॉटिक्स बोला जाता है. तो अब्दुल कलाम जी बोल रहे हैं कि एक अर्लीस्ट जो इवेंट रहा है मेरे लाइफ का फेलियरनेस को लेके, जो जिससे उन्होंने सीखा, तो वो तब का है जब वो स्टूडेंट थे किसके? एरोनॉटिक्स के. ठीक है.
कहाँ पर थे वो? MIT में, यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, दिस इज द जनरल नॉलेज क्वेश्चन। MIT, I already find out what is MIT. The Madras Institute of Technology, MIT, is an engineering institute located in Chennai. ये जो मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है, ये क्या है? इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, ओके, जो कहाँ पे लोकेटेड है? चेन्नई में। मद्रास, जो चेन्नई कहाँ पे है? मद्रास में। The MIT is the first institute in India to offer PG courses in engineering and the physical science. ये MIT कॉलेज जो है वो इंडिया का फर्स्ट कॉलेज है जिसने पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स को और फिजिकल साइंस को प्रमोट किया था या फिर अपने यहाँ पे लॉन्च किया था, इंडिया का फर्स्ट। सो रिमेंबर दिस थिंग, ओके, दिस इज जनरल नॉलेज बेसिक क्वेश्चन। माई डिजाइन टीचर देयर वॉज, सो लिसन केयरफुली, ये उनकी तब की स्टोरी है जब वो एरोनॉटिक्स स्टूडेंट्स थे। माई डिजाइन टीचर देयर वॉज प्रोफेसर, मेरे जो डिजाइन टीचर थे वो प्रोफेसर थे श्रीनिवासन, उनका नाम क्या था? श्रीनिवासन, who was also the head of the institute, और वो इंस्टीट्यूट के मतलब कि MIT के हेड भी थे। My design teacher there was Professor Srinivas of 4 students each, and our team had to design a low-level attack aircraft once we were placed in team. So यहाँ पर क्या हुआ था कि मेरे जो टीचर थे वो कौन थे? श्रीनिवासन थे, और हमारे साथ साथ 4 लोगों की और टीम भी थी जिस पर मैं क्या था? इंक्लूडेड था, यानी कि हम जिसमें मैं क्या था? हेड था उस डिजाइन का। सो यहाँ पे और क्या बोला गया है? आई वॉज एनकरेज ऑफ कमिंग अप विथ द एरोडायनेमिक डिजाइन। एरोडायनेमिक डिजाइन, आई एम टेलिंग यू, एरोडायनेमिक मतलब कि द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अफेक्ट हाउ इजिली इट इज एबल टू मूव थ्रू द एयर, यानी कि एरोडायनेमिक मतलब कि कोई भी ऐसी चीजें बनाना है, यानी कि द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अफेक्ट हाउ इजिली इट इज एबल टू मूव थ्रू द एयर, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना जो इजीली हवा में मूव कर सके। एरोक्राफ्ट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कोई भी ऐसी चीज जो एयर में रिलाई करती है, एयर में उड़ने वाले थिंग्स। तो एरोडायनेमिक मतलब कि कोई भी ऐसी चीज बनाना जो हवा में इजीली मूव हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अब? I was in charge of coming up with the aerodynamic design. तो हम लोग 4 स्टूडेंट्स के, हम लोग की एक टीम थी जिसका मैं हेड था, और यहाँ पर जो एरोडायनेमिक डिजाइन था उसका मैं इंचार्ज था। We worked every hard for week, और हम लोग पूरे हफ्ते, पूरे वीक हार्ड वर्किंग करते थे। My teammates were designing all the other component like proportionals, structure, control and instruments. प्रपोर्शनल मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग यहाँ पे है द एक्शन ऑफ ड्राइविंग और पुशिंग फॉरवर्ड। प्रपोर्शनल, हाँ, द पुशिंग फॉरवर्ड मतलब कि देखिए कोई भी ऐसी चीज जो ड्राइव करने के साथ साथ उसको पुश करती है आगे। सपोज अगर मैं कार की बात करूं तो कार में ABC मतलब कि आपके एक्सीलेटर, B से ब्रेक एंड C से गियर, ये दिया हुआ है। तो एक्सीलेटर पुश करने का काम करती है, मतलब कि अगर हम लोग एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं तो हमारी जो कार है वो क्या करती है? आगे भागती है, आगे दौड़ती है। सेकंड, वैसे ही जो चीज है ब्रेक, B से ब्रेक, तो वो ब्रेक क्या करता है? उस गाड़ी को रोकने का काम करता है, और जब हम लोग क्लच दबाते हैं तो फिर गाड़ी अपनी स्पीड को पकड़ती है, फ्लो में जाती है, ठीक है। तो गियर वाइज वो डिवाइडेड रहते हैं। तो ऐसा ही इसका एक मीनिंग निकलता है प्रोपोर्शनल का, मतलब कि जो टर्म है यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसको बनाने का काम, ठीक है। टाइम वी स्पेंड लॉन्ग आवर डिजाइनिंग आवर आइडियाज एंड रिसर्चिंग देम। तो फिर हम लोग क्या करते थे? सिंस अवर अदर कोर्स वर्क वॉज ओवर एट द टाइम वी स्पेंड लॉन्ग आवर्स डिस्कसिंग अवर आइडियाज एंड रिसर्चिंग देम वीवर। तो इसके बाद जब हम लोग का अपना हमारा जो वर्क आवर या कोर्स आवर खत्म हो जाता था, तो उसके बाद भी हम लोग इसी के मैटर पर, जो हम लोग बना रहे हैं, जो डिजाइन हम लोग बना रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं, उसी मैटर पर क्या करते थे? उसके बारे में डिस्कस किया करते थे, उसके बारे में और रिसर्च किया करते थे। मतलब हम लोग खाली नहीं बैठते थे, हम लोग हमेशा सस्टेन हार्ड वर्किंग करते थे। वी वर ऑल कीन टू इम्प्रेस अवर प्रोफेसर विथ अवर प्रोजेक्ट। और हम लोग कीन मतलब क्या होता है? कीन मतलब कि हम लोग मतलब कि निरंतर यानी कि रेडी रहते थे। कीन यानी कि ऑलवेज रेडी रहना, ठीक है। कीन का जो पास्ट फॉर्म है वो कीन्ड होगा, और कीन का अगर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिखो तो कीनिंग होगा, ठीक है। कीनर, और जो कीनर वर्ड है KEENER, कीनर, दैट मीन्स ये एडजेक्टिव है,
ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सो कीन टू इम्प्रेस अवर प्रोफेसर, और हम लोग कंटिन्यू मेहनत करते थे, रेडी रहते थे अपने प्रोफेसर को इम्प्रेस करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के थ्रू। द कैट एंड आई ऑलरेडी रेड इट, टू वॉच क्लोजली, कैट एंड आई टू वॉच क्लोजली, मतलब कि अब इसका मीनिंग मैं आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट I'll read this para. They kept an eye on the progress, and after a few days, Professor Srinivasam, they kept an eye on the progress. हम लोग अपनी प्रोग्रेस पर हमेशा अपनी नजर को बनाए रखते थे। आई शो एंड आफ्टर अ फ्यू डेज प्रोफेसर श्रीनिवासन आस्क्ड टू सी द डिजाइन। अब कुछ दिन के बाद, अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद जो प्रोफेसर है उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, अब मुझे अपनी जो डिजाइन जो तुम लोग ने बनाई है उसको क्या करो, शो करो, मुझे दिखाओ जो मैंने बनाई है, which I had created. When I showed it to him, he examined it with his characteristics critical eye. Characteristics critical eye मतलब कि किसी का जो व्यवहार रहता है ना, किसी भी चीज को एकदम क्रिटिकली देखने का, बारीकी से देखने का। ठीक है, सपोज अगर मेरे कैसे स्टूडेंट्स ने, सपोज दिस इज द एयरक्राफ्ट थिंग, मतलब कि आप लोगों ने ये कोई डिजाइन बनाया है और अगर मुझे उसको चेक करना है तो मैं उसको एकदम बारीकी से चेक करूंगी, क्रिटिकल आई से, मतलब कि मैं उसमें एक एक चीज परखूंगी, एक एक चीज देखूंगी कि ये चीज सही बनी है या नहीं। तो वो वैसे ही थे, मतलब कि जो प्रोफेसर थे अब्दुल कलाम जी के, वो वैसे ही थे, बिकॉज इन लोगों के हाथ में काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर इसमें छोटी सी भी मिस्टेक होती तो ये इसमें पूरी भी लाइफ स्पॉइल हो सकती थी। दैट्स वाई जो प्रोफेसर थे वो क्रिटिकली कोई भी चीज को देखते थे, मतलब कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी थी कि उनकी जो आई थी वो क्रिटिकली थी, यानी किसी भी चीज को बारीकी से देखना, उसमें नुस्ख निकालना, उसमें नुस्ख ढूंढना, किसी भी यानी कि डीमेरिट्स को ढूंढना कि कहीं उसमें कोई खामी तो नहीं है, इस तरीके की उनकी हैबिट थी। I stood by watching with a bated breath. Bated breath मतलब कि होता है eagerly, यानी कि मुझे बहुत ही उत्सुकता थी, मैं बहुत ही eagerly था कि अब वो क्या बोलना चाहेंगे मेरे इस डिजाइन को देखने के बाद। Bated ready to hear his verdict. Verdict मतलब कि फैसला। तो मैं बहुत उत्सुक था, मैं बहुत eager था उनके इस verdict को सुनने के लिए, उनके इस फैसले को सुनने के लिए। I still remember the way his eyebrow crinkled as he looked at the paper spread out in front of me. देखिए इस लाइन को समझने की कोशिश करिए। आईब्रोज क्रिंकल्ड, व्हेन, मुझे अब भी याद है कि उनकी जो आईब्रो थी कैसे क्रिंकल्ड थी जब वो मेरी डिजाइन को देख रहे थे। सपोज ये जो डिजाइन है मैं इसको देख रही हूँ तो मुझे अभी भी रिमाइंड है कि जो मेरा टीचर है, जो मेरे टीचर थे श्रीनिवासम, जो प्रोफेसर थे, वो कैसे देख रहे थे, कुछ इस तरीके से देख रहे थे, जो जिससे उनकी जो दोनों आईब्रो थी वो क्रिंकल्ड, यानी कि आपस में से मिल रही थी, जो सिकुड़ना, जो उनके आई के, मतलब कि वो इतनी क्रिटिकल नजर से देख रहे थे कि जो उनकी आईब्रो थी वो क्या हो गई थी, दोनों आपस में ऐसी मिल रही थी, क्रिंकल हो गई थी। तो ये चीज मुझे अभी भी याद है कि वो कितनी शार्पनेस से, कितनी बारीकी से उस चीज को देख रहे थे कि उनकी जो आईज थी वो क्या हो गई थी, आईब्रोज थी वो क्या हो गई थी, क्रिंकल्ड हो गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, he looked at the paper spread in front of me, then he stand up and his next was stunned me. अब वो क्या हुए, स्टैंड अप, मतलब कि अब वो सीधे खड़े हुए, वो उन सबको उन्होंने देखा और फिर अब वो सीधे खड़े हुए और फिर जो उन्होंने बोला उस वर्ड ने मुझे साइलेंट कर दिया। स्टंड मतलब कि साइलेंट कर देना, उनके इस वर्ड ने मुझे साइलेंट कर दिया। दिस इज जस्ट नॉट गुड इनफ कलाम, मतलब कलाम ने जो इतने दिन से मेहनत किया था अपने टीम वर्क के साथ, इतने हफ्तों से लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, तो उन्हें एक उत्सुकता थी, एक ईगरली वेटिंग थी उस चीज की कि अब जो हमारे प्रोफेसर अब हमारी तारीफ में कुछ बोलेंगे। बट जो प्रोफेसर ने बोले, जो श्रीनिवासन ने बोले, उसके बाद अब्दुल कलाम जी कंप्लीटली क्या हो गए, ब्लॉक्ड हो गए, वो कंप्लीटली साइलेंट हो गए। प्रोफेसर ने क्या कहा, दिस इज जस्ट नॉट इनफ कलाम, मतलब कि ये पर्याप्त नहीं है कलाम। ही सेड, उन्होंने ये कहा, ही टर्न्ड स्ट्रेन आईज ऑन मी कंटिन्यू। स्ट्रेन मतलब कि पूरी फोर्स लगा के उन्होंने ये चीज कहा है, दिस इज नॉट इनफ कलाम, इस तरीके से, मतलब कि जब आई कांटेक्ट होता है ना कंटिन्यूसली तो उसको स्ट्रेन बोला जाता है। ओके, स्ट्रेन आईज मतलब कि उन्होंने पूरी ताकत से मुझे देखते हुए कहा, दिस इज नॉट इनफ कलाम ऑन मी कंटिन्यू, और वो लगातार मुझे देखते रहे। आई एक्सपेक्टेड मच बेटर फ्रॉम यू, और मैं उनसे बहुत अच्छी उम्मीद कर रहा था कि वो बहुत अच्छा वर्डिक्ट करेंगे, बहुत अच्छा मुझे कुछ बोलेंगे। दिस इज द स्मेल वर्क एंड आई एम डिसअपॉइंटेड दैट समवन विथ योर टैलेंट हैज कम अप विथ वर्क लाइक दिस।
और उनके इस फैसले ने मुझे कंप्लीटली डिसअपॉइंट कर दिया। और या फिर मेरी जगह कोई भी और रहता कि अगर मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, आप इतना अच्छा काम करते हैं और आपको कोई इस तरीके से इस तरीके से रिप्लाई करे तो आप कैसे डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। तो वैसे ही मैं भी यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हो गया था। आई स्टेट एट द प्रोफेसर डम्बफाउंडेड। आई स्ट्रेट मतलब कि स्ट्रेट मतलब कि घटना, मतलब कि प्रोफेसर डम्बफाउंड यानी कि शॉक्ड। जो प्रोफेसर ने जो कहा था उससे जो मेरा आईक्यू लेवल था या जो मेरा मोटिवेशन लेवल था वो क्या हो रहा था, घटते जा रहा था। उनके इस वर्ड से मैं शॉक हो रहा था। डम्बफाउंडेड मतलब कि शॉक हो जाना, ठीक है। आई हैड ऑलवेज बीन द स्टार पीपल इन एनी क्लास and had never ever been pulled up by a teacher for anything. So I had always been a star pupil, मतलब कि मैं अपनी क्लास का एक अच्छा स्टार बच्चा रहा हूँ हमेशा से। मैं हमेशा से फर्स्ट आया हूँ और नेवर एवर मेरी कभी टीचर ने मुझे पुल अप किया है, यानी कि खींचा है, मेरी टांग पकड़ के खींचना मतलब कि उसकी खिंचाई करना, जैसे इस प्रोफेसर ने किया। ऐसा नहीं कि किसी की टांग पकड़ के खींचो, दैट्स कॉल्ड द पुल अप। यहाँ पर फिजिकली नहीं बोल रही हूँ, मेंटली किसी बात को एक्सप्रेस करना, यानी कि मेरी टीचर ने आज तक मेरी किसी टीचर ने मेरी टांग नहीं खींची या फिर मुझे डीमोटिवेट नहीं किया, डिसअपॉइंट नहीं किया जितना इस प्रोफेसर ने मुझे किया है। बाय अ टीचर फॉर एनीथिंग, कभी भी नहीं, किसी भी काम के लिए नहीं। दिस फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट एंड शेम वाज न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। तो ये जो एक्सपीरियंस मतलब कि ये एक नया एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, बहुत ही ज्यादा नया, और एम्बैरेसमेंट एंड शेम एक्सपीरियंस रहा था मेरे लिए फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ का। एंड आई डिड नॉट लाइक इट वन बाइट, और इसकी मैं एक भी बाइट को चबा नहीं पा रहा था, ले नहीं पा रहा था, पसंद नहीं कर रहा था। द प्रोफेसर शुक हिज हेड सम मोर एंड टोल्ड मी दैट, तो प्रोफेसर ने अपनी मुंडी को हिलाया और मुझसे कहा, आई हैड टू रीडू द एंटायर design starting from scratch and rethink all my assumption। अब मेरे प्रोफेसर ने क्या कहा कि तुम रीडू यानी कि फिर से इस काम को करो, फिर से इस बारे में सोचो और फिर से जो तुमने सोचा था उसके बारे में रीअगेन मतलब कि रीबिल्ड करो अपने आप को और फिर से एक न्यू डिजाइन को बनाओ। आई एग्रीड सेम फेजली, मतलब कि मैं अपना शर्मिंदगी वाला फेस लिए हुए मैं उस बात पे एग्री हो गया। देन ही ब्रोक द नेक्स्ट बैड न्यूज। अब उनकी जो वर्ड से उनके जो नेक्स्ट वर्ड निकले थे वो रियली बैड न्यूज थी मेरे लिए, जिसने मुझे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो क्या था? लिसन केयरफुली। द प्रोफेसर वेट अ मिनट स्टूडेंट। नॉट ओनली वॉज आई सपोज्ड टू डू वर्क अगेन, आई हैड टू फिनिश इन 3 days। अब मुझे इस काम को मतलब प्रोफेसर ने कहा अब मुझे इस काम को कितने दिन में करना है? 3 days में करना है। इन 3 days। टुडे इज फ्राइडे आफ्टरनून। अभी क्या है? फ्राइडे आफ्टरनून है, यानी कि शुक्रवार की दोपहर है। यंग मैन मतलब कि अभी शुक्रवार की दोपहर है। यंग मैन, आई वॉन्ट टू सी अ फ्लॉलेस कॉन्फिगरनेस ड्राइंग बाय मंडे इवनिंग। और मुझे ये जो कॉन्फिगरनेस है ये आपका कब तक की कंप्लीट चाहिए? मंडे इवनिंग तक की कंप्लीट चाहिए। इफ यू आर अनेबल टू डू सो, अगर तुम इस काम में अनेबल होते हो, असक्षम होते हो, योर स्कॉलरशिप विल स्टॉप। दिस इज रियली अ शॉक्ड न्यूज फॉर अब्दुल कलाम। अगर तुम इस वर्क में अनेबल होते हो तो मैं तुम्हारी जो स्कॉलरशिप है उसको क्या कर दूंगा? स्टॉप कर दूंगा, रोक दूंगा। आई वॉज इवन मोर डम्बफाउंडेड नाउ। अब मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। डम्बफाउंडेड मतलब कि अब मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। द स्कॉलरशिप वॉज द ओनली वे आई कुड अफोर्ड टू बी द कॉलेज। एक स्कॉलरशिप ही थी जो एक जरिया थी जिससे मैं इस कॉलेज में अफोर्ड कर सकता था, पढ़ सकता था। विदाउट इट आई वुड हैव टू स्टॉप माई स्टडी। इसके बिना मुझे अपने स्टडी को क्या करना पड़ेगा? स्टॉप करना पड़ेगा। माई ओन एम्बिशंस, मेरे खुद के एम्बिशन, मेरी आशाएं, द ड्रीम ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के सपने, माई सिस्टर एंड जलालुद्दीन फ्लैश्ड बिफोर माई आईज एंड सीम्ड टू रिकेड मतलब कि होता है दूर चले जाना। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? आई एम एक्सप्लेनिंग रिकेड अ डिस्टेंस। तो मेरे खुद के सपने, मेरे पेरेंट्स के सपने, मेरे सिस्टर और जलालुद्दीन वॉज हिज कजन। स्टूडेंट्स मैं 7th क्लास की एक वीडियो सेंड करने वाली हूँ, मैं जब अपलोड करूंगी सो यू मस्ट वॉच इट,
कि कैसे अब्दुल कलाम जी ने अपनी लाइफ की हार्ड वर्किंग की जब वो 8 ईयर के थे। एट 8 ईयर बॉय, ये उनके स्टोरी का नाम है, क्लास 7 की स्टोरी है। व्हेनेवर आई अपलोड, सो यू मस्ट सी दैट कि इसमें आप लोगों को ये इजीली समझ में आएगा कि उनकी फैमिली कैसे थी, कैसे उनका बचपन रहा है, हु वाज द जलालुद्दीन, और जलालुद्दीन ने उनकी कितनी हेल्प की है उनको आगे बढ़ने में, किस तरीके से उन्होंने न्यूज़पेपर बांटे थे। तो यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, ओके। सो डिस्टेंस, तो मेरी आंखों के सामने मेरे सपने, मेरे माँ बाप के सपने, मेरी बहन भाई और जो जलालुद्दीन थे, ये सब मेरी आंखों के सामने से दूर जाते हुए, रिकेट करते हुए दिख रहे थे, यानी कि दूर जाते हुए दिख रहे थे। इट वॉज अनथिंकेबल दैट द फ्यूचर कुड टर्न सो ब्लीक। ब्लीक मतलब होता है आप लोगों का दूर चले जाना, या फिर लॉस, कंप्लीटली लॉस कर जाना किसी भी चीज को, विद अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन बाय प्रोफेसर। सो इट वाज अनथिंकेबल दैट फ्यूचर कुड टर्न टू ब्लीक, यानी कि अब इस बारे में सोचना कि मैं अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकूं, इस पूरे प्रोफेसर के इन पूरी बातों ने मेरी उम्मीदों पर से क्या फेर दिया था, पानी फेर दिया था। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारा आज के पार्ट 1 के स्टोरी। सो फ्रॉम आई एम स्टॉपिंग हियर and see you soon with the next part of the same story. Till then, take care, bye bye. And of course, if you have any problem, if you want to give me any suggestion, so please come on the comment box and suggest me anything. Till then, take care.